विधानसभा में भजनलाल सरकार का बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस बहुप्रतीक्षित बजट को पेश किया है और जिस तरह की उम्मीद थी कि इस बजट में भजनलाल सरकार के 5 साल का एक रोड मैप, एक विजन नजर आएगा, तो कोशिश यही की गई है। हालांकि इसमें स्कीमों की घोषणा ज़्यादा है, एमनेस्टी स्कीम है और बहुत सारी स्कीमें हैं। स्कीमों के प्रावधान फिलहाल नहीं आए हैं। इसी पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ राजस्थान का सबसे प्रबुद्ध पैनल है जो एक्सपर्ट हैं, जिनको बरसों से इस तरह से सरकार की जो रीति नीति है उनको बनाने में सरकार की मदद भी करते आए हैं, जिनके सुझावों के आधार पर राजस्थान का बजट बनता है। ये तमाम लोग हैं जो यहाँ के राजस्थान की ट्रेड और इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये सबसे जो स्ट्रांग पैनल आप यहाँ आज हमारे साथ है, सबसे मजबूत पैनल है जो इस सरकार के जो बजट है इसकी आज समीक्षा करेगा और ये पैनल आपको बताएगा कि इस बजट का राजस्थान के आर्थिक विकास पर, सामाजिक विकास पर, कृषि के विकास पर और समग्र जो राजस्थान का विकास है उसके ऊपर क्या असर होगा। साथ ही यदि इस बजट में कुछ कमियां हैं, कुछ आलोचनाएं हैं, तो वो भी ये पैनल करेगा। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डॉक्टर KL जैन, RCCI के अध्यक्ष हैं और पुरोधा हैं, पितामह हैं इस यहाँ औद्योगिक संगठन है राजस्थान के उनके। तो इनसे जानेंगे कि सर जिस तरह का, क्योंकि ये पहला पूर्ण बजट था तो ऐसे उम्मीद थी कि आगे 5 साल का पूरा कार्यकाल है और तो उसका रोड मैप इसमें नज़र आना चाहिए, तो क्या जो जैसी उम्मीद थी उन उम्मीदों पर खरा उतरा है ये बजट? जैसी आशा थी कि राज्य सरकार के ऊपर करीब 6 लाख करोड़ का कर्जा है, उसके उपरांत भी नए कर न लगाकर बल्कि लोगों को, सभी गांव, गरीब, युवा, महिला, उद्यमी, इन सबको राहत देते हुए हम राजस्थान चैम्बर इसको जन कल्याणकारी प्रगतिशील बजट मानता है। इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में, चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे पेयजल का क्षेत्र हो, चाहे सड़क और परिवहन का क्षेत्र हो, इन सब के ऊपर प्रावधान बढ़ाए गए हैं। उसी के साथ साथ सोशल सेक्टर जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, टूरिज्म, पर्यावरण आदि सभी के संरक्षण हेतु, हेरिटेज कल्चर को कायम रखने हेतु प्रावधान बनाए गए हैं। छूट के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी जो में बहुत दिक्कतें आ रही थी, खास करके बैंकों के डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन में, उसमें मेन डॉक्यूमेंट के ऊपर ही स्टाम्प ड्यूटी रखी है। बाकी जो और अलग अलग अनुबंध करने पड़ते हैं तो उन सब पे छूट दी है। रियलिटी सेक्टर बढ़े इस हेतु भी दिया है। फैमिली में ट्रांसफ़र अगर प्रॉपर्टी कोई करता है तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क की छूट है। उसी प्रकार अगर आप अपनी वाइफ को, अपनी पुत्र वधू को, अपने पोता पोती को, दोहितों को अगर ट्रांसफ़र करते हैं अचल संपत्ति, तो उसके लिए जो अनुबंध बनाया जाए उसके पर भी छूट दी गई है। अंततः हमारा मानना है कि ये सभी क्षेत्रों को लाभ देते हुए नया कोई टैक्स नहीं लगाया। एमनेस्टी स्कीम की है, रिप्स चॉइस को दोबारा देखेंगे, बहुत सी सिंचाई के लिए पानी 3.5 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध हो, आवास योजना, प्रधानमंत्री की लोकल ऑफ वोकल जो पॉलिसी है उसको और आगे बढ़ाना, एविएशन और टर्बाइन फ्यूल पे कम करना, परिवहन विभाग से संबंधित एमनेस्टी स्कीम, खनिज से संबंधित एमनेस्टी स्कीम, और कहीं कहीं पर तो 10% राशि पूरी देने के ऊपर बाकी राशि पे छूट है, कहीं पर 30% देने पर छूट है। हमारा ऐसा मानना है कि राजस्थान के 5 साल का लेखा जोखा भजनलाल सरकार 5 साल में क्या करेगी, राजस्थान विकसित प्रदेश की श्रेणी में आएगा, इससे तो अच्छे प्रयास किए गए हैं। और साहसिक कदम मैं राजकुमारी दिया कुमारी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ऐसा साहसिक वाला कोई आप प्रावधान इसके अंदर है कि जिसमें लगता हो कि चुनौती को स्वीकार किया है? साहसिक इसलिए कह रहा हूँ कि कर्ज के भार में दबे हुए भी नया कर न लगाना और नया कर नहीं लगाते हुए प्रगति की ओर नए आयाम बढ़ाना हो सकता है
कि शायद इसके लिए राजस्थान सरकार को कर्ज लेना पड़े, कर्ज लेकर के भी इतनी छूट देना, एमएनएससी स्कीम का लाना, ये साहसिकी मैं मानता हूँ। और ख़ास करके इस संबंध में 3 घंटे दिया कुमारी जी ने लगातार खड़े रहकर अपनी वही मुस्कुराहट को रखकर और केवल 2 दफ़ा पानी पीकर ये बजट को प्रस्तुत किया है और बहुत सी जो रियायतें दी हैं, राजस्थान को विकसित करने की जो कल्पना साकार करने की चेष्टा की है, इसको मैं साहसिक कदम मानता हूँ। ये जब लेखानुदान उन्होंने पेश किया तो शायद उतना कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन इस बार बजट लंबा था, ज़्यादा घोषणाएं थी, इसके बावजूद भी थोड़ा रिलैक्स थी, कॉन्फिडेंट थी। तो ये बात सबको नज़र आई है। हमारे साथ में स्टील, केबल, कई तरह की इंडस्ट्रीज से हैं और कई औद्योगिक संगठनों को अपना नेतृत्व दे चुके हैं। आर.एस. जेमनी जी हमारे साथ हैं। जेमनी जी, कैसा रहा? आपने तो सरकार से काफ़ी सारी उम्मीदें हैं आपकी और इसलिए आप जुड़े भी सरकार से। देखिए, जहाँ तक बजट का सवाल है, जैसा कि दिया कुमारी जी ने, मैं तो बहुत उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जब चुनाव में ये खड़ी विद्यानगर से हुई तो उसमें मेरा कुछ अहम रोल था, क्योंकि मेरी इंडस्ट्रीज वहीं हैं और हम उनके वोटर भी थे, तो उन्होंने समर्थक भी थे। हाँ, और उन्होंने अपनी जो प्रचार किया उसमें इस बात को बड़े मद्देनजर रखा और लोगों से कहा कि मैं इंडस्ट्रीज के बारे में, आप लोगों की यहाँ की समस्याओं के बारे में, इनका सबका ध्यान के लिए आश्वस्त किया और कुछ ऐसा इत्तेफाक बैठा कि वो फाइनेंस मिनिस्टर का पद मिल गया, डिप्टी चीफ में बन गई। आज की बजट पे बात करें तो अब वही ला रहा हूं, मैं आपको बजट पे ही ला रहा हूं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उन्होंने जो कहा, उनको मौका मिला और मौका मिलने पर उन्होंने आज औद्योगिक क्षेत्र के लिए, औद्योगिक इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए और पॉलिसियों की घोषणा की है, नंबर 1। नंबर 2, रीको की 1 किलोमीटर तक की इंडस्ट्रीज को लाने में एक बहुत अच्छा प्रयास है। इस प्रकार, हाँ बिल्कुल, मैं पॉइंट पे इसीलिए थोड़ी भूमिका बनाई ना। तो मेरा कहने का मतलब इनकी जो सोच है, भजनलाल सरकार की हमने बजट मीटिंग जब इन्होंने बुलाई उस समय भी उन्होंने सोचा और कहा कि हम ये सोच और ये तरीका इस बजट से इस बात को साबित करता है कि राजस्थान के लिए किस समर्पित भाव से और वास्तविक समस्याएं जो हैं, इंडस्ट्रीज की है, पर्यटन की है या टैक्सेशन की है, जैसे बैंक गारंटियों की है, इनमें कई प्रकार के रिलैक्सेशंस दिए हैं, कई प्रकार की बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा जो इन्होंने ये कहा है कि इंडस्ट्री एसएमई के लिए पॉलिसी बनाएंगे, मतलब इसका मतलब ये कोई ना कोई नई चीज लाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस बजट से ये बात एक और साबित होती है कि राजस्थान का ये बजट जिस रूप में और जिस सोच के साथ बनाया गया है, उसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में और स्टेटों को मिलेगी कि वास्तव में यहां की सरकार जनता के लिए कितनी सच्ची साबित होगी। अभी कुछ ठीक है, देखिए सारी समस्या। चलो जेमनी जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास, पर आपकी बात को मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जेमनी जी चुनाव प्रचार में ज़्यादा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अभी तक ये इलेक्शन मूड में हैं। लेकिन जो इस बजट में प्रावधान हुए हैं कि रीको के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके पास में 1 किलोमीटर का जो एरिया है, वहां पर यदि कोई इंडस्ट्री लगती है तो भू रूपांतरण के लिए रीको से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। उसमें ऐसा है, मैं आपको एक बात बता दूं, उसमें उनको पहले क्या है, एनओसी नहीं मिलती थी, अब एनओसी की जरूरत ही नहीं है उनको रीको के पास। वही मैं कह रहा हूँ कि उनको अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी उसके लिए। हाँ सर, आप बताइए। मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव and very well planned for 5 years budget which has been given। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सारे सेक्टर्स को बड़ा अच्छी तरह
और बड़ा सोच के, और मेरे ख्याल से जो इंडस्ट्री के लोगों के साथ में या स्टेक होल्डर्स के साथ में मीटिंग हुई, उनको सबको ध्यान में करते हुए इस बजट का प्रारूप बनाया गया। और उसके साथ ही मेरा कहने का मतलब है कि कई तो पॉलिसीज़ आ रही हैं, तो मेरे ख्याल से कई पॉलिसीज़ में प्रावधान जो ज़रूरत थी उनको ध्यान में रखते हुए, चाहे वो टूरिज़्म है, टूरिज़्म में बहुत अच्छा काम किया, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत अच्छा उन्होंने उसका सोच रखी है, कई चीज़ों के अंदर टैक्स बेनिफिट्स एंड रिलीफ दिए गए हैं। इसके साथ साथ 8.25% बजट का जो है वो एग्रीकल्चर में है, सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फूड एंड एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी की बात कर रहे हैं, हब जो बना रहे हैं, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आई थिंक दैट्स वेरी गुड। प्लस जो आपको हैंडीक्राफ्ट्स हैं आर्टिसंस के लिए और जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने लिखा है कि एक हर डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट के ऊपर लिखा जाएगा। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, क्या आप बताइए मेहरबाल साहब। देखिए, राज्य सरकार ने जिस प्रकार की से संवाद कार्यक्रम जो पूर्व बजट पूर्व चर्चा होती है, उसमें जिस प्रकार की उन्होंने एक अपनी मंशा जाहिर की थी, उसको अक्षरशः काफ़ी कुछ हकीकत में बजट में उतारा है। एमएसएमई को बड़ी राहत दी है। व्यापारियों की जितनी भी समस्याएं थी, वो माइक्रो थी या मैक्रो थी, सभी को उन्होंने एड्रेस किया है और सबके प्रति एक सदाशयता दिखाते हुए निश्चित रूप से व्यापारी को राहत दी है। आने वाले समय में इन बाजारों का किस प्रकार से क्या, क्योंकि मैं तो व्यापार मंडलों को भी रिप्रेजेंट करता हूँ, तो उस हिसाब से जो बाजार जो पिछड़ते जा रहे हैं और ऑनलाइन का व्यापार जो है उनका व्यापार खाता जा रहा है, उस बारे में भी कुछ दिशा आए, ऐसा मेरा मानना है। आगे देखते हैं पॉलिसी क्या है। पॉलिसी जब स्पष्ट होती है तो आप बताइए। राजस्थान का जो बजट आया है वो चहुमुखी विकास को इंगित करता है और जो पॉलिसीज़ बनाई है वो काफ़ी अच्छी है। मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि जो हमारे बहुत बड़ा सेक्टर गिग वर्कर्स का जो है वो सोशल सिक्योरिटी से अछूत आ रहा है। दिया कुमारी जी ने उस पर बहुत फोकस किया है। उनकी पेंशन, उनकी मेडिकल, इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी स्कीम बनाई है। लगभग वर्कफोर्स का 49% गिग वर्कर्स और वेंडर्स हैं जिनको इस बजट में उन्होंने शामिल किया है। ये बहुत उनकी तारीफ़ काबिल है। और ये ऑनलाइन ई कॉमर्स का बिजनेस जैसे जैसे बढ़ा है, गिग वर्कर्स का काम भी बढ़ा है। क्या कहेंगे सोमानी जी, आप तो काफ़ी आपने पहले भी होमवर्क खूब किया था, सुझाव खूब काफ़ी सारे दिए, लेकिन एक बात तो बजट से पहले भी आपको सौगात मिल ही गई कि आपके लिए जो जयपुर मेट्रो है उसका विस्तार होके और रोड नंबर 14 तक पहुंचा दिया आपने आखिर। बिल्कुल सही बात है कि अपन ने मेट्रो जब जिस समय पे अम्बाबाड़ी तक आई तो उसी समय पे विश्वकर्मा और विद्याधर नगर क्षेत्र के लिए, चूँकि दिया कुमारी जी वहीं से है और ये बात हमने बड़ी मांग उठाई कि ये वहाँ सीतापुरा से इसको जो है वहाँ तक जोड़ा जाए 14 नंबर तक, और वो मान लिया गया। उसकी दोबारा से डीपीआर बनी, ये एक सफलता है। लेकिन उसके साथ साथ जो प्रॉब्लम्स थी हमारी, उसके ऊपर भी जो पॉइंट्स का 40 पॉइंट्स का रिप्रेजेंटेशन दिया गया, उसमें से मुख्य रूप से 15-20 मांगे जो थी वो उन्होंने मानी हमारी। एमएसएमई को लेके नई पॉलिसी आ रही है, रिस्क 2024 के अंदर भी वो कई सारे चेंजेज आने वाले हैं। वेयर हाउस और लॉजिस्टिक को लेके एक अलग पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा, उसके अलावा जो भूमि रूपांतरण में जो एग्रीकल्चर में लैंड के ऊपर लगा हुआ है वहाँ पे उनके लिए भी डीम्ड कोई डिजिटलाइजेशन की कि वो इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाए, उसके अंदर उनको लोन मिल जाए। इसी के साथ के अंदर कैप्टिव पावर जो सोलर का है उस पर सोलर पार्क के साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लग रही थी वो भी उन्होंने उसको भी माफ़ कर दिया। फायर सेस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको 15 मीटर तक की थी, वो उसको निरस्त करके और आगे जो है 15 मीटर से ऊपर वाले हैं उनको फायर सेस के अंदर भी मिनिमम 5 साल के लिए उन्होंने सिर्फ 15 रुपये मीटर, पहले 50 रुपये मीटर थी। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास तो पूरी एक फहरिस्त है जिसके अंदर उद्योगों को, एमएसएमई को उन्होंने इस अपने बजट के शुरुआत भाषण में ही बोल दिया था कि हम बड़े उद्योगों के साथ एमएसएमई के लिए भी विशेष कार्य करेंगे।
और बाद में जितनी योजनाएं पढ़ी और जितनी नई नई पॉलिसीज के बारे में लिखा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के लिए उन्होंने बोला एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए पॉलिसी आएगी, टेक्सटाइल के लिए पॉलिसी आएगी। सबसे खास बात है एमएनएसटी। एमएनएसटी के अंदर मतलब हजारों की संख्या में केसेस थे, लाखों करोड़ों रुपए की सरकार को इनकम मिलेगी और उस एमएनएसटी की हर क्षेत्र में, मतलब ये पहली बार मैंने देखा है आज इतने सालों के इतिहास में कि किसी वित्त मंत्री के द्वारा हर क्षेत्र में एमएनएसटी, चाहे परिवहन। एमएनएसटी लाने से सरकार को भी लाभ होता है। एक तो विवादित मामले हैं हल होते हैं और सरकार के पास राजस्व आता है, बजाय कोर्ट और में उनकी पैरवी करने की बजाय तो जो लिटिगेशंस हैं कम होते हैं। आप बताइए सर, क्या कहेंगे? खासतौर से टूरिज्म में तो टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, क्या मिला है इसमें? एक तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ मिली है, हमारे जो खाटू श्याम जी मंदिर है उसको 100 करोड़ के करीब इसको एस्टीमेट में उन्होंने कॉरिडोर बनाने की बात की है। जैसे अयोध्या और काशी का कॉरिडोर है उसी पैटर्न पे बनाने की बात की है। तो टूरिज्म पॉलिसी में सबसे बड़ी बात यह है। इसके अलावा जो कन्वर्जन जो होता था एग्रीकल्चर कन्वर्जन, उसमें छूट दी गई है। वो एक बहुत बड़े पर्यटन में भी इसमें छूट इस प्रकार से छूट दी गई है। और जो सबसे महत्वपूर्ण हमने इसमें देखा है कि हरियाणा और राजस्थान करके भी एक इन्होंने कंसेप्ट दिया है, जिसमें कि पूरे राजस्थान की को बिल्कुल ग्रीन करने की बात है। ग्रीन इंडस्ट्री आएगी, ग्रीन एनर्जी के रूप में भी इसको सम्मिलित किया गया है। तो बहुत ज़रूरत भी है इसकी। आप कुछ बोलेंगे दिनेश जी? आप मुस्कुराते हैं, कुछ बोलिए भी। आज क्या कैसा रहा बजट? बहुत ही शानदार बजट है और बहुत ही संतुलित है और सभी के लिए मैं कहूँगा कि कुछ न कुछ दिया ही है सरकार ने, क्योंकि वो वित्त मंत्री भी दिया है इसलिए उन्होंने दिया ही है इसमें। और भी हमारे पैनलिस्ट है, इधर से शुरुआत करेंगे क्योंकि इस इतने बड़े पैनल में एक ही महिला प्रतिनिधि है, जबकि बहुत समय के बाद में राजस्थान को स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्री अलग से मिले हैं। अभी तक मुख्यमंत्रियों के पास ये कार्यभार रहा है, लेकिन महिला वित्त मंत्री हैं, इसलिए यहाँ जो विमेन विंग है उनकी चेयरपर्सन है हमारे साथ। इनसे ही शुरुआत करते हैं क्योंकि वुमेन्स को भी काफ़ी उम्मीदें थी कि महिला वित्त मंत्री को जो ज़्यादा कुछ घोषणाएं कर सकती हैं, खासतौर से राजस्थान में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए। तो क्या इसमें उम्मीदें पूरी हुई हैं? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे राजस्थान पहले भी बहुत काम कर रहा था और बहुत सी उम्मीदें पूरी हुई हैं। राजस्थान के बजट में सबसे अच्छी जो मैं आईटी सेक्टर से बिलोंग करती हूँ, तो मैं थोड़ा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के साथ आईटी को भी फोकस करेंगे। तो सबसे अच्छा जो अनाउंसमेंट हुआ है कि घोषणा हुई है अटल इनोवेशन स्टूडियो और एस्केलेटर्स बनाने की, कि वो बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाएंगे जिससे राजस्थान के स्टार्टअप्स को हेल्प मिलेगी, ग्रो होंगे। उसमें रोबोटिक्स, एआई, एमएल ये सब वो फोकस करेंगे। तो यहाँ का स्किल्स यहाँ पे रहने के लिए मोटिवेट भी होगा और यहाँ काम भी करेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने जैसा हमारे बेंगलोर, हैदराबाद में एक हाईटेक सिटीज़ बन रही हैं, साइबर पार्क बन रहे हैं, आईटी पार्क्स बन रहे हैं, उसकी भी घोषणा की है कि राजस्थान के थोड़ी ही डिस्टेंस पे एक हाईटेक पार्क बनाया जाएगा जयपुर के नियर, जिसमें सॉफ्टवेयर कोडिंग, रोबोटिक्स उसको लेके इनोवेशंस होंगे। और वहाँ पे वो लोग जो आईटी कंपनीज़ हैं, फिनटेक हैं या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स हैं, अगर उस हाईटेक पार्क में काम करेंगे तो उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ने उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने की घोषणा की है। तो ये बजट आईटी के लिए और स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत हेल्प करता है, क्योंकि फीमेल्स जब एक एंटरप्रेन्योरशिप में आती हैं, और आजकल मोस्टली जो फीमेल्स हैं वो स्टार्टअप में काम कर रही हैं, और कहीं ना कहीं जब स्टार्टअप का नाम आता है वहाँ आईटी उनकी बैकबोन रहता है। सो आईटी में काम हो रहा है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पे काम हो रहा है, तो डेफिनेटली फीमेल्स का एम्पावरमेंट हो रहा है। दिया जी खुद फीमेल हैं, तो उन्होंने बहुत ध्यान रखा है फीमेल एम्पावरमेंट का इस बार के बजट में। और दिया जी ने बहुत सारे डिजिटल पेमेंट्स का भी घोषणा किया है, कि उन्होंने आईटी का एक स्पेसिफाई किया है बजट की वो डिजिटल पेमेंट जो पेंशन्स आ रही हैं, अभी इधर उधर बैंक्स में जाना हो रहा है, वो डिजिटली यूपीआईज के थ्रू या डिजिटली कैसे आ रही हैं, उसके लिए वो एक नया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की गई है। तो वो भी एक बहुत अच्छी स्टेप है राजस्थान को डिजिटलाइज करने का। तो जयपुर में पहले भी हाईटेक सिटी का जो पिछले लेखानुदान था उसमें घोषणा की, और इसके बाद में अब इंक्यूबेशन सेंटर्स ज़्यादा से ज़्यादा खोलना स्टार्टअप के लिए एक अच्छा संकेत है। और यहाँ जो महिला प्रतिनिधि हैं
उन्होंने तारीफ भी कर दी इसकी। विजय गोयल जी से बात करेंगे। विजय गोयल जी, हालांकि आप टैक्सेशन के बारे में ज़्यादा समझते हैं, लेकिन अब जब जीएसटी काउंसिल और बहुत सारे ज़्यादातर जो कर प्रावधान है उनके अधिकार के केंद्र सरकार के पास है, तो वैट में ही कहीं पर हम थोड़ा बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं, तो उसमें उन्होंने सीएनजी पर वैट कम किया है, बाकी तो अभी नहीं छिड़ा, क्योंकि उन्होंने ये भी इसमें लिखा है कि हम पहले वैट पेट्रोल डीजल पर सरकार आते ही कम कर चुके हैं। क्या कहेंगे? मैं इसमें एक अलग से हट के बात कहना चाहता हूँ कि इस बजट स्पीच में उन्होंने स्टार्ट किया कि ये विकसित 2047 के अंतर्गत 5 साल के लिए रोड मैप है। ये जो बजट है जिसमें सारी बातें हैं, ये 1 साल का ना होके 5 साल का है, क्योंकि इसमें उन्होंने बताया है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पाइसेस, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स। इसके बाद में उन्होंने लाइन लगा दी है इस बात की कि डिफरेंट पार्क, पेट्रो पार्क है इसमें, आईटी पार्क है इसमें, टाइल्स पार्क है इसमें, टेक्सटाइल पार्क है इसमें, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पार्क है इसमें फूड पार्क है इसमें, फूड प्रोसेसिंग पार्क है, मतलब जितने भी सेक्टर्स हैं, हैंडीक्राफ्ट पार्क भी है। तो इतने सारे पार्कों की घोषणा, उसके बाद पॉलिसीज़ के ऊपर आओ, ऐसा कोई सेक्टर नहीं छोड़ा जिसकी पॉलिसीज़ ये लाएंगे, चाहे वो एमएसएमई की पॉलिसी हो, वेयर हाउसिंग से रिलेटेड पॉलिसी हो, 6 नए इंडस्ट्रियल पार्क, इनको इंडस्ट्रियल एरिया इनको घोषित करने हैं। इसके अलावा जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें दी हैं वो सब 1 साल में, या अभी तो 6 महीने ही बचे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के, तो 6 महीने में ये सब होना बहुत ज़्यादा तेज़ी चाहिए। जितनी घोषणाएं हुई हैं उसके हिसाब से अब चुनौती है धरातल पर लाने की, जो पॉलिसीज़ पेपर में है। ठीक है, हम बात करेंगे। और बड़ी ये एक चुनौती है कि हमेशा से ये होता है कि पॉलिसीज़ की घोषणा होती है, लेकिन उनको अमल में लाना भी एक चुनौती होती है। गोपाल गुप्ता जी हैं जो रियल एस्टेट के हमारे को रिप्रेजेंट करते हैं और लीडरशिप है, और मैं इनको जितना करीब से बरसों से जानता हूँ, उनसे सीखा हूँ, समझा हूँ। स्ट्रेंथन करते हैं सारे रियल एस्टेट से जुड़े हुए तमाम बिल्डर्स हैं, इनके पास ही आके जो भी समस्याएं होती हैं, प्रावधानों के, सरकारी प्रावधानों को जानकारी, उनको सबको ये अपनी तरफ से जितना हेल्प होती है वो करते हैं। गोपाल जी, मैं जानना चाहूँ, एक तो इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी कम की है, 5% की है, 50 लाख तक के फ्लैट पर, इसको स्पष्ट कीजिए आप। टोटल जो रियल एस्टेट है उसका हार्डली 5% सेक्टर है। ये 50 लाख तक के, उनका ये मानना है कि भाई ज़्यादा मध्यम वर्गीय, ज़्यादा लोग 50 लाख तक के फ्लैट लेते हैं। जिन फ्लैट की कीमत 50 लाख तक की है उनको छूट दी गई है। हमने अपना ज्ञापन दिया था जिसमें हमने करीब 50 डिमांड की थी, अगर वो मानी जाती तो स्टेट पे निवेश बढ़ता। एक बड़ी विसंगति है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, पंजीयन शुल्क जो है 1% है। पूर्व में इसकी सीलिंग थी 4 लाख की, वो हटा दी गई है। आज आप 100 करोड़ प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो 1 करोड़ पंजीयन शुल्क लगेगा, 6% स्टाम्प ड्यूटी है, 30% सरचार्ज है, 780 हो गया, 1% आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज 880। अपेरेंटली 880% की ड्यूटी बहुत भारी है, इस पर गौर नहीं किया गया। तो हमारी मांग थी कि पंजीयन शुल्क को आप सीलिंग कर दो 4 लाख तक की, वो नहीं किया गया। तो ऊँट के मुंह में दाना होता है, जीरा, वो वाली बात है। तो ये छूट दी गई उस सेक्टर को, इससे विशेष लाभ नहीं मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं पुनर्विचार करेंगे, इस पर ध्यान देंगे। एक बड़ी खुशी की बात जयपुर के लिए है, रामगढ़ बांध के पुनर्जीवित करने के लिए 9,600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये कदम स्वागत योग्य है कि जयपुर की बड़ी बड़ी समस्या पानी की, बीसलपुर अकेला कितना पानी पिलाएगा, अजमेर हो, बीसलपुर, भीलवाड़ा, बीसलपुर। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में जयपुर के लिए ये अच्छी खुशखबरी है। तो ये उनकी जो रियल एस्टेट से संबंधित मांग थी गोपाल गुप्ता जी की, वो जरूर पूरी नहीं हुई, संतुष्ट नहीं है, और आलोचना भी करनी चाहिए इस प्लेटफॉर्म पर। अगर सरकार की, अगर आप किसी प्रावधान से खुश नहीं हैं तो, लेकिन साथ ही रामगढ़ को जो 900 करोड़ 9,600 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया है, वो एक जयपुर के निवासी होने के नाते इन्होंने इसका स्वागत किया है। हमारे साथ में एनके जैन साहब है,
एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं और यहाँ भी महासचिव हैं। क्या कहेंगे सर, आपने भी काफ़ी सारी सुझाव दिए थे सरकार को बजट में। देखिए, इसमें सबसे पहला तो जो स्टैम्प ड्यूटी के रैशनलाइजेशन का था उसको उन्होंने किया है, आइडेंटिफाई किया है उस सुझाव को। प्लस जो एक एनामोली थी इसमें कि प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट के साथ जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट होते थे उस पर भी ड्यूटी लगा दी जाती थी, उसको सिंप्लीफाई किया है कि अब सिर्फ प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट पे ही ड्यूटी लगेगी। सेकेंडली जो एक हमारी डिमांड थी कि फायर सेस वाली, उसको इन्होंने टच तो किया है पर मुझे लगता है कि उसको साफ साफ लिखने में ये थोड़ा चूक गए हैं। वहाँ पर लिखना ये था कि 15 मीटर तक के भवनों को छूट दी जाएगी, उससे ऊपर के भवनों पर 15 रुपये प्रति मीटर का फायर सेस लगेगा। उसमें उन्होंने लिख ये दिया है, जिसको करेक्शन करना चाहिए डिपार्टमेंट को, लिख ये दिया कि 15 मीटर तक के भवनों पर 15 रुपये पर मीटर का फायर सेस लगेगा। वो नहीं लगना चाहिए, उसको करेक्ट करना चाहिए। हमने रेवेन्यू सेक्रेटरी से भी इसके बारे में अभी बात की है, तो शायद उन्होंने कहा आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए तो हम इसको सुधार करवाते हैं। इसके अलावा ये एक विजन डॉक्यूमेंट ज़्यादा लगता है बजाय बजट के, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो उपचुनाव आने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए इतनी सारी घोषणाएं कर दी गई हैं कि 6-7 महीने में आप इसको कैसे धरातल पे उतारेंगे। प्लस उद्योगों की एक जो बहुत इम्पोर्टेंट मांग थी पावर टैरिफ की, उसको कहीं भी टच नहीं किया गया है। बस शुरू से सारा मीडिया ये लिख रहा था, सारे उद्योग ये डिमांड कर रहे थे कि बिजली की दरों में कुछ ना कुछ छूट देनी चाहिए, वो इन्होंने नहीं दी है, जो कि उद्योगों के लिए एक निराशाजनक वातावरण पैदा कर रहा है। एक जो डिमांड थी ऑक्सिलरी प्रोडक्शन जो करते हैं कैप्टिव पावर वाले, उस पर जो पुरानी डिमांड क्रिएट की हुई थी इन्होंने, ड्यूटी की, पेनल्टी की, ब्याज की, उस पर छूट दे दी है, तो उससे कुछ राहत मिलेगी, लेकिन वो सिर्फ बड़े उद्योगों को मिलेगी जिनके अपने कैप्टिव जनरेशन पावर प्लांट हैं। एमएसएमई को उसमें कोई राहत नहीं दी गई है। तो इन सब पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हुए यदि इस बजट में कुछ और सुधार किए जाएं सुझावों के हिसाब से, जैसे गोपाल जी भी अभी कह रहे थे कि हमारे बहुत सारे सुझाव थे नहीं माने गए हैं, तो कम से कम जो बड़े औद्योगिक संगठन हैं जो अनुभव रखते हैं वो कुछ सुझाव देते हैं, तो उन सुझावों को मानते हुए इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तभी आप जो राजस्थान नॉन राजस्थानी कॉन्क्लेव करने वाले हैं एनआरआईज का या इन्वेस्टमेंट सबमिट करने वाले हैं, वो तभी सफल होगा जब हमारे अनुभवी जो उद्योगपति हैं, अरुण जी हैं, जैन साहब हैं, इनके सबके सुझाव मानेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी वो अट्रैक्ट होकर यहाँ लोग आएंगे, वरना इस तरह के आयोजन सफल नहीं हो पाएंगे। तो आमतौर पर सरकार से बजट के बाद में आलोचना करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन यहाँ गोपाल गुप्ता जी ने, एन के जैन साहब ने कहा है कि यदि ये बेहतर बजट हो सकता था यदि कुछ प्रावधानों पर और ज़्यादा ध्यान दिया जाता। खासतौर से इन्होंने जो फायर सेस के बारे में बात की है, हालांकि इसमें बजट में फायर सेफ्टी के लिए उन्होंने ज़रूर कहा है कि हाँ फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट एक ही बात। और अब हम बात करेंगे अरुण अग्रवाल जी है, जो सरकार की जितनी मीटिंग होती है पॉलिसी से संबंधित, वो अरुण जी की उपस्थिति के बिना पूरी होती नहीं है, और ये मुखरता से रखते भी हैं औद्योगिक संगठनों की बातें। तो आपने बहुत सारी बात रखी भी, मानी कितनी है ये बता दीजिए आज। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहूँगा कि आपके चैनल के मार्फत ही बजट के पहले करीब 7-8 दिन पहले आपके समाचार प्लस में बीके शर्मा जी, आपने ही हमसे प्री बजट में क्या एक्सपेक्टेशन है, इसी हॉल में आपने हमारी बातें सुनी थी और उसको सरकार के समक्ष रखा भी था। उसी में मैं मेरी बात कहूं तो मैंने उस समय कहा था कि वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। हमारी बातों को मानते हुए, राजस्थान चैम्बर की बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउस पॉलिसी बनाने का इस बजट में घोषणा की है। इसका हम समस्त उद्यमी स्वागत करते हैं। दूसरी बात, ये बजट नेशन फर्स्ट सिटीजन फर्स्ट के हिसाब से हुआ है, जिसका 9% हिस्सा टूरिज्म पे दिखाया जा रहा है। अभी पूरे और एनालिसिस निकलेंगे, 7% करीब हेल्थ सेक्टर पे किया गया। इसमें घोषणाएं बहुत 2047 का अमृतकाल महोत्सव जो केंद्र सरकार का विजन है 100 साल का, 1947 से 2047 का, वो विजन रख के इस बजट की घोषणा की गई, बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई जाएगी, नए स्पोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी, टेक्सटाइल पॉलिसी की बात की गई है, राजस्थान फाउंडेशन के नए चैप्टर खोले जाएंगे, डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया जाएगा, राजस्थान मंडप की यहाँ स्थापना की जाएगी, जैसे भारत मंडपम है वे राजस्थान मंडप की, राजस्थानी अप्रवासी राजस्थानी का कॉन्क्लेव होगा,
ये सब स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इसके पहले जो हमारे जैन साहब बोले थे, बिजली की दरें जब तक सस्ती नहीं होगी, ज़मीन की दरें जब तक सस्ती नहीं होगी, क्योंकि हम MOU तो कॉन्क्लेव में साइन हो जाता है, करोड़ों के साइन हो जाते हैं, अरबों रुपयों के साइन हो जाते हैं, लेकिन जब वो MOU धरातल पे आने के उसमें लगता है तो वहाँ लैंड अवेलेबल नहीं, क्योंकि लैंड अवेलेबल है लेकिन इतनी ज़्यादा दूसरे प्रदेशों से। अभी हमारे राजस्थान चैम्बर में पिछले 7 दिन पहले मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि आए थे, अधिकारीगण आए थे, वो बोले हम 4, 4.5, 5 रुपया में बिजली उद्योगों को वहाँ देते हैं, और यहाँ राजस्थान में बिजली 9 से 9.5, 10 रुपया से नीचे बिजली नहीं है। ऐसे में जो MOU बाहर से अप्रवासी, क्योंकि राजस्थान की मिट्टी की सुगंध ही ऐसी है कि यहाँ सब खींचे आते हैं बाहर के अप्रवासी राजस्थानी ले, और MOU साइन करते हैं और उनको इंटरेस्ट होता है, उनको लगाव है राजस्थान की माटी से, लेकिन क्योंकि वही पूरे वर्ल्ड में मारवाड़ी ही जहाँ न पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी, ये कहावत है। तो हमारे मारवाड़ी राजस्थानी पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी को डील करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में तो पूरा इकोनॉमिक जो वो है राजस्थानियों के हाथ में है। ऐसे में फिर वो जब इसको धरातल पे लाने की कोशिश करते हैं तो लैंड महंगा, बिजली महंगी, इस तरह की बातें को और ज़्यादा एलोबरेट किया जाए। MSME की नई पॉलिसी लाने की भी घोषणा की है, लेकिन ये सब हमको बैठा के, हम व्यापारी उद्यमी जो हम समझते हैं कि वास्तव में जब ये हम फैक्ट्री लगाने जाते हैं या सिंगल विंडो सिस्टम को कारगर नहीं होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बातें होती है, और जब धरातल पे ये सब नहीं आती है तो फिर वो MOU। सवाल है अरुण जी, मैं आपकी जो मंशा है, आपकी भावना को समझ पा रहा हूँ। आप चाहते हैं कि ये पॉलिसीज है धरातल पर आए कागज़ से निकल कर, लेकिन समय कम है तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगी, तो इस मुश्किल को हल करना है। आप क्या कहेंगे भंडारी जी? देखिए, ये मैं मानता हूँ कि ये जो बजट दिया कुमारी जी ने दिया है सचमुच विजनरी बजट है। ये आज 1 साल को नहीं, 5 साल को नहीं, पर एक लंबे टाइम के लिए उन्होंने दिया है। हम सब आशा करते हैं कि जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि नई उद्योग पॉलिसी आएगी, नई एक्सपोर्ट पॉलिसी आएगी, नई टूरिज्म पॉलिसी आएगी, स्पेशली टूरिज्म पॉलिसी पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप पिछले 1 साल में विदेशी पर्यटक देखें तो राजस्थान में सिर्फ 3 लाख विदेशी पर्यटक आए, जबकि यूपी एलोन में 32 लाख विदेशी पर्यटक आए। इसका मतलब है कि राजस्थान में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि इसमें टूरिज्म पॉलिसी जो अनाउंस करने वाले हैं उसमें उनको खास ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी पर्यटक आए तो उससे हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी। दूसरा, बाड़मेर रिफाइनरी के लिए जो हमने प्रपोजल दिया था, हमें खुशी है कि उन्होंने डिक्लेयर किया कि एक पेट्रो जोन अलग से बनाएंगे गुजरात मॉडल के ऊपर, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल और पेट्रोकेमिकल की इंडस्ट्री वहाँ पे आए। अब मेरा मानना है कि जितनी भी पॉलिसी वो बनाएं वो इन सब को ध्यान रखें कि रोजगार ज़्यादा मिले। रोजगार के लिए उन्होंने लिखा है कि 1 लाख रोजगार अगले 1 साल में वो करेंगे। मैं मानता हूं कि सारी पॉलिसीज़ अगर वो प्रैक्टिकल बनाएंगे और धरातल पे वो सारी पॉलिसीज आएंगी तो मैं मानता हूं कि रोजगार अच्छा चलेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छी अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आप कोई भी फार्मर कहेगा इमीडिएटली इलेक्ट्रिक कनेक्शन मिलेगा। लोन के ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट वेवर के ऊपर किया है। तो इस तरह से कृषि का क्षेत्र, रोजगार का क्षेत्र, निवेश का क्षेत्र, इसके ऊपर जो पॉलिसीज हैं वो प्रैक्टिकल पॉलिसीज बनाएं तो मेरे ख्याल से। लेकिन एक बात मुझे बताए भंडारी जी, यहाँ पर बाड़मेर में पेट्रो कॉम्प्लेक्स, एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की घोषणा पहले से की हुई है, उस पर काम हो रहा है, तो ये क्या कैसे डिफरेंट कुछ उससे जो अभी जो पेट्रो जॉनी की बात कर रहे हैं, ये क्या अलग होगा कुछ? इसमें देखिए, जितनी भी जो बेसिकली जो प्रोडक्ट बाड़मेर रिफाइनरी से निकलेगा तो उसमें जितने भी केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के लिए उनको रियायती दरों पे ज़मीन देनी पड़ेगी। बिजली की दरें उनको बिल्कुल ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि बाड़मेर एक ऐसी लोकेशन है कि वहाँ से पोर्ट भी ज़्यादा दूर नहीं है। बेसिकली आपको या तो एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे। जो ज़्यादा कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो केमिकल और पेट्रोकेमिकल की, वो महाराष्ट्र, गुजरात और दूसरी जगह जो प्रोडक्ट निकलेगा। तो मेरा ये मानना है कि वहाँ पे उनको लैंड की फैसिलिटीज सही देनी पड़ेगी। सिंगल विंडो जो वो बोलते हैं उसको ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा। आज सिंगल विंडो प्रैक्टिकली थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली उसको जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं बनाएंगे, जब तक उसको टाइम बाउंड नहीं बनाएंगे, जब तक उसके ऊपर ऑडिट नहीं होगा, तो ये सारी पॉलिसीज उनको प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी, तब तो बाहर से निवेश आएगा और लोग बाग आएंगे। और इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी नई पॉलिसी की घोषणा की है। तो अगर इस बजट को हम पॉलिसी बजट या फिर इसको कहेंगे कि एमनेस्टी बजट भी कह सकते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं अभी एक सभी पैनलिस्ट से जानना चाहूँगा कि ऐसी
बात जो आप चाहते थे कि जिस तरह से एनके जैन साहब ने भी कहा है, गोपाल गुप्ता जी ने भी कहा है कि जो उम्मीद थी वर्तमान परिस्थितियों में जो होना चाहिए था, इसमें कुछ कमियां क्या रही। हम क्योंकि एक स्वस्थ आलोचना भी कर सकते हैं सरकार की इस प्लेटफॉर्म पर, तो यदि आप ये बता सकते हैं कि इसमें और क्या होना चाहिए, ये तो आप सजेस्ट कर ही सकते हैं जैन साहब। ऐसा मानना है, जैसे क्रिटिक साइड में तो मैं इतना ही कहूँगा कि आंगनबाड़ी में बच्चों को 3 दिन दूध मिलेगा, मेरे ख्याल से अच्छा होता। बच्चों को पूरे महीने भर दूध मिलना चाहिए था इस प्रकार। लेकिन देखिए, यूथ के मामले में मेरा कहना यह है, चयनित जो स्टार्टअप्स हैं उनको 10 करोड़ तक का फंड मिलेगा। हरियाणा और राजस्थान पेड़ लगाओ माँ के नाम पर पेड़ लगाने वाली बात 7 करोड़ का, इससे पर्यावरण सुरक्षित होगा। साथ ही साथ में किसानों को ऋण मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण देने की बात है, किसान की आमदनी को दोगुना करना। आंगनबाड़ी, नए क्षेत्र आंगनबाड़ियाँ को मॉडर्नाइज किया जाएगा। महिलाओं को पॉइंट ऑफ व्यू से महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की विभिन्न योजनाएं हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। सैनिक कॉलेज महिलाओं छात्राओं के लिए खोले जाएंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए पेइंग गेस्ट वाली हॉस्टल जैसी निर्माण की बात है। ये कुल मिलाकर के मेरा मानना है ये सही है कि पॉलिसी जितनी ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट, बजट एक दर्पण है, सरकार क्या करना चाहती है 5 साल में, इस साल में क्या करेगी। अब निश्चित तौर पर सभी साथियों ने कहा है कि इन स्कीमों को जो कुछ आज उद्घोषित की गई हैं उनको ज़मीनी हकीकत में मॉनिटरिंग सेल इसका बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। जो बात हमने की है, जो बात हमने पेश की थी, मेरा मानना है राजस्थान चैम्बर ने जो ज्ञापन दिया था उसमें करीब 40% तक बातों का, हमारी मांगों का समावेश हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। और निश्चित तौर पर अगर जिसी मंशा है और जिस प्रकार के राजस्थान सरकार कमिटेड है, निश्चित और ऑनलाइन सिस्टम वाला जो कर रहे हैं, उससे उम्मीद है कि ये पॉलिसीज़ का निस्तारण या क्रियान्वयन ऑनलाइन सिस्टम से, डिजिटाइजेशन की भी बात की है, डिजिटाइजेशन कमीशन की बात की है। हरियाणा राजस्थान के साथ किसान की दुगनी आय के हिसाब से उन्होंने इरिगेशन का एक कमीशन बनाने की बात की है या 20,000 हेक्टेयर ज़मीन को नई इरिगेटेड पॉलिसी से लेके आएंगे। मेरे ख्याल से खाद्यान्न की दृष्टि से राजस्थान न केवल अपनी मांग को पूर्ति करेगा, ग्रामीण मांग को बढ़ावा देने के लिए भी कोशिश की गई है। और डिजिटलाइजेशन के फेज़ में सारे डिपार्टमेंट्स को डिजिटलाइज करके ऑनलाइन सिस्टम जो किया है, उससे क्रियान्वयन में तेज़ी आएगी, ऐसा मेरा मानना है। कुल मिलाकर राजस्थान चैम्बर का मानना है कि जैसा हमने पूर्व में कहा था कि जो अपेक्षा थी, निश्चित तौर पर बहुत कुछ इससे उम्मीद नहीं की जा सकती। पूर्व सरकार करीब 6 लाख करोड़ का कर्ज छोड़ के गई है। हर बच्चे पे आज 70,000 करोड़ रुपए का लोन की एक समस्या है। इनकी पूर्ति के लिए भी जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि करीब 70,000 करोड़ का उनको लोन लेना पड़ेगा, तो एक लोन का क्वांटम बढ़ेगा। और अभी एक नई बात उन्होंने की है, पत्रकारों को भी, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उनको भी मेडिकल फैसिलिटीज़ देने की बात है। इसी प्रकार पेंशन, जो सैनिक पेंशनधारी है उनकी सीमा बढ़ाई गई है और स्वतंत्रता सेनानियों को 60,000 रुपये महीने 45 से 60,000 रुपये की है। ये इस बात का द्योतक है कि आम जन के लिए, आम जन के जनजीवन को सुखमय बनाने के लिए, हैप्पीनेस का लेवल बढ़ाने के लिए ये जो आदरणीय दिया कुमारी जी ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बजट पेश किया है, हाँ, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सराहना करती है और ये जरूर मान के चलती है कि एक मॉनिटरिंग सेल, सख्त मॉनिटरिंग सेल बना करके इन सब घोषणाओं का जो बजट में बताई है उसकी मॉनिटरिंग, टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करेंगे तो क्रियान्वयन में आसानी होगी। तो टाइम बाउंड मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। ये राजस्थान चैम्बर का सभागार है और आप देखेंगे कि यहाँ भी जो दिया कुमारी जी ने आज
बजट पेश किया था, शायद यही लहरिया वाली साड़ी थी जिसकी फ़ोटो यहाँ लगी हुई है। तो यहाँ और उप मुख्यमंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी यहाँ पर हैं चैम्बर में। तो ये से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 40% तक जो बजट प्रावधान है आरसीसीआई के जो सुझाव हैं उसके आधार पर बनते हैं, सरकार उसको अपने साथ में लेती है। जैमनी जी, कई सारे बड़े बड़े संगठनों में आप रहे हैं और खुद एक बड़े उद्योगपति हैं, ऐसे में बहुत सारी और भी समस्याएं हैं। रीको में कई ऐसी उम्मीद ये थी कि रीको में जो नीलामी है उसको थोड़ा जो भूखंड हैं उनको कम करके और उसकी जगह लॉटरी से ज़्यादा किया जाएगा, कुछ इस तरह का, लेकिन किया नहीं इसमें। नहीं, इन्होंने लिखा रीको के लिए, जो आप कह रहे हैं वो नीलामी वाद उसके लिए लिखा है कि नीलामी नहीं करेंगे, और उसमें बोला भी है दिया कुमारी जी ने। दूसरी बात देखिए, एक बात सुनिए, इन डेमोक्रेसी यू कैन नॉट प्लीज एवरीबॉडी। तो ये निश्चित है कि हर आदमी, हर की समस्या पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाए ये संभव नहीं है। तो आलोचना तो रहेंगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हम अगर पूरे एटीट्यूड को देखें, उसके हिसाब से देखें, तो उसमें ये कोशिश की जा रही है कि हम राजस्थान को एक इंडस्ट्री लेवल पर पूरे देश में ऊपर लाने की कोशिश करें, जिसका स्तर अभी सबसे नीचे स्तर पर है। उसके लिए इन्होंने जो पॉलिसी का डिक्लेरेशन किया है और कुछ ये प्रावधान को सम्मिलित किया है, ये दर्शाता है कि राजस्थान की सरकार की भावना क्या है, यहाँ के मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं, यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर क्या चाहते हैं और जनता की वास्तविकता क्या है। इसको देखते हुए, जैसा कि मेरे भाइयों ने कहा कि यहाँ पर निवेश, साहब निवेश पहले बहुत हो चुके हैं, हमने बहुत निवेश देख लिए, कई सरकारें देख ली, निवेश हुए करोड़ों। अगर वो सारे निवेश हो जाते, एमओयू हुए, रिसर्जेंट राजस्थान, एमओयू कागज में, रिसर्जेंट राजस्थान में 3 लाख करोड़ के हुए, इन्वेस्ट समिट में 10 लाख करोड़ के हुए, लेकिन एमओयू धरातल पर नहीं आते हैं। लेकिन हमारे 10% भी नहीं। इस मामले में ज्ञान प्रकाश जी थोड़ा सा ये प्रकाश डाल सकते हैं। मेरा ये कहना है कि देखिए, ये 5 वर्ष का जो बजट प्रेजेंट हुआ है, ये एक प्रारूप तैयार किया गया है। इसमें जैसे टूरिज़्म डेवलपमेंट बोर्ड की बात करी गई है। आई थिंक बहुत दिनों से इंडस्ट्री की डिमांड थी टूरिज़्म की, और जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, आई थिंक जो भी मैं इंडस्ट्री में मेरा संपर्क है और मैं बात करता हूँ, तो मुझे जैसा ज्ञान हुआ है वो ये है कि ज़्यादातर इंडस्ट्री एसोसिएशन का कुछ ना कुछ पॉइंट्स को इसमें समावित किया गया है। अगर हम पूरा देखा जाए तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव अप्रोच से काम होने की बात हो रही है। तो अगर हम सोचें कि अगर जब हम बैठेंगे और जब पॉलिसीज़ बनेंगी और या जो भी प्लानिंग के हिसाब से काम हो रहा है अगर होगा, तो मुझे लगता है कि प्रदेश में ज़रूर से ज़रूर कुछ न कुछ औद्योगिक और एग्रीकल्चर या जो जैसे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, आई थिंक वेरी गुड थिंग, बट ओनली थिंग इज़ कि उसको इम्प्लीमेंटेशन कब तक और कैसे की और ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ भी हमारे यहाँ पर उन्होंने अटल एक मॉल की भी घोषणा की है, यहाँ पर 200 करोड़ से जयपुर के अंदर, और जयपुर में और कई सारे विकास की बातें की गई हैं। तो आप कहेंगे कि कैसा रहा जयपुर शहर के, अगर हम देखा जाए शहर जयपुर राजधानी के लिए बजट? जयपुर शहर के लिए अच्छा बजट है। राजस्थान मंडपम की घोषणा की है, जो एक अच्छा सेंटर बनाने की बात है, लेकिन इसमें फिर भी कहीं न कहीं शर्मा जी ये मानिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो है जितने होने चाहिए आगे के लिए सशक्तिकरण के लिए, उतना प्रावधान नहीं है। कैपिटल की, हाँ, प्रोविजन का आप बताइए सर। देखिए, बेसिकली इंडस्ट्रीज की नीड होती है पावर, और पावर को इन्होंने बहुत कम टच किया है। जो रिलैक्सेशन इंडस्ट्रीज को चाहिए थे वो नहीं मिले। पावर जनरेशन के प्लान तो बनाए इन्होंने, लेकिन वो कब तक इम्प्लीमेंट होंगे? आज जो निवेश नहीं आ रहा है उसका सबसे मेन कारण है कि यहाँ राजस्थान में सबसे महंगी बिजली है। अदर स्टेट के मुकाबले हम देखते हैं तो राजस्थान की पावर बहुत महंगी है,
इसकी वजह से निवेश में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। अगर सरकार इस पे फोकस करे तो मैं समझता हूँ जो MOU होते हैं वो धरातल पे भी आ सकते हैं। तो MOU को धरातल पर लाने के लिए सोमानी जी आप क्या कहेंगे? देखिए, वो इसमें कुछ चीज़ें ज़रूर रह गई है जो हमने उनको बताया था। एक तो LPG गैस इंडस्ट्री के लिए ऑल्टरनेटिव एनर्जी के रूप में हो, उसके लिए इसमें प्रावधान ढंग से नहीं हो पाया। महंगी बजरी इंडस्ट्रियल एरिया में या पूरे मकानों में सब में बजरी जो है वो ब्लैक होती है और बहुत महंगी मिलती है। और CM साहब ने भी कहा था कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि बजरी 600-700 रुपये टन हाई जो 1500-2000 रुपये टन आ रही है उस पर कुछ विशेष बात नहीं हो पाई। इसके अलावा हमने ये बोला था कि जिस तरह JECC है वहाँ पे साउथ में, इसी तरह नॉर्थ में भी एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बने और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बने कि विश्वकर्मा और उसके आसपास में जो 20,000 के आसपास इंडस्ट्री है, 6-7 इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पर एक गवर्नमेंट का एक हॉस्पिटल होना चाहिए जिससे कि कांवटिया और SMS पे जाने में जो टाइम ख़राब होता है ट्रैफिक में, उससे वो दुर्घटना होने पे जान बच सके। तो देखिए, ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि सब चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं चारों पांचों कि अगर इसके अंदर सरकार ध्यान देती तो और फ़ायदा होता और सशक्तिकरण होता। तो और भी जयपुर में अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से भी यदि ये ध्यान दिया जाता है, सोमानी जी की कुछ मांग अधूरी रही है, आप क्या कहेंगे सर? इसमें जो प्लाजा की बात कर रहे हैं, एक मॉल बनाया जाएगा जिसमें कि MSMEs की यूनिट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट है, आर्टिजन्स को बैठने की व्यवस्था होगी, उनके साथ सेमिनार वगैरह की व्यवस्था भी होगी। तो अगर कोई प्लाजा बन जाता है तो एक अच्छी MSME के लिए व्यवस्था हो सकती है। और भी यहाँ पर कोई बात अपनी तरफ से कोई बात अगर कोई कहना चाहते हैं, आप कहेंगे कुछ एक ऐसा कुछ विशेष, अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ और होना चाहिए था? सब लोगों ने ऑलमोस्ट कवर किया है। यहाँ बैठे ये एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स हैं, बट मेन फोकस यही है कि जो पॉलिसीज़ पेपर पे आई हैं वो एक्चुअल में होनी चाहिए। जैसे जो बात हो रही है IT इंफ्रा को बनाने की, पेंशन के लिए जो जन आधार योजना से करके 6 महीने में AI/ML टेक्निक को डाल के उसको डेवलप करके और लोगों तक पहुंचाना, बीइंग इन IT इंडस्ट्री अगर बोलूं तो इट्स हार्ड टू पॉसिबल। मैं इम्पॉसिबल नहीं कहूँगी, बट इट्स हार्ड टू पॉसिबल। तो अगर वो हो जाए तो इट्स गुड टू गो। उन्होंने घोषित किया है कि उन्होंने 150 करोड़ का बजट रखा है राजस्थान में डिजिटलाइजेशन के लिए, और अगर ये बजट राजस्थान में भी जाएगा तो यहाँ के लोगों को बहुत एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो आपको लगता है सैचुरेशन है अभी बेंगलोर, हैदराबाद ऐसी जो अभी तक IT में ज़्यादा काम हुआ, अब स्कोप काफ़ी है, हम दिल्ली के पास भी हैं और ज़्यादातर लोग अभी भी ये सोचते हैं IT सेक्टर में काम करने वाले कि यदि हमें हमारा करियर बनाना है तो कहीं बाहर जाना पड़ेगा, तो ये सोच बदल सकती है? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि राजस्थान का जो काम है IT का वो पहले बाहर जाता है। राजस्थान का काम अगर राजस्थान में होगा IT का, राजस्थान के लोगों को मिलेगा, यहाँ बेस्ड IT कंपनीज को राजस्थान गवर्नमेंट प्रेफरेंस देगी अपने टेंडर देने की, अपने प्रोजेक्ट्स देने की, तो डेफिनेटली यहाँ का स्किल यहीं रहेगा, वो बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली नहीं जाएगा। सो जब घूम फिर के काम आने की जगह जब डायरेक्ट आएगा तो डेफिनेटली यहाँ हेल्प मिलेगा। गोपाल जी से और बात करेंगे क्योंकि ये रियल एस्टेट इसलिए महत्वपूर्ण ये सेक्टर है क्योंकि ये जब चलता है, इसमें ग्रोथ होती है, डिमांड आती है, तो इससे लगभग 200-300 और दूसरी जो इंडस्ट्री हैं उन सबको काम मिलता है। तो इसलिए इसको यदि सरकार प्रमोट करती है, इसकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करती है, तो अपने आप जो दूसरे सेक्टर्स हैं उद्योग और व्यापार के, उनको काम मिलता है। DLC की दरें भी कम करने की मांग थी, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। देखिए, बजट के अलावा टाउनशिप पॉलिसी, बिल्डिंग बायलॉज, बहुत से ऐसे नियम हैं, उन सब का असर पड़ता है निवेश के ऊपर। अब 13 तारीख को एक आपत्ति इनवाइट किया उन्होंने बिल्डिंग बायलॉज के ऊपर, नए बनाने जा रहे हैं ये, उसमें कितना सरलीकरण करते हैं ताकि निवेश बढ़े। निवेश बढ़ेगा तो आम जन को सस्ते मकान मिलेंगे। और मैकेंसी ग्रुप के सर्वे के अनुसार 1 करोड़ के निवेश पर 7 अकुशल श्रमिक को रोजगार मिलता है। आज हमारे मेंबर जो क्रेडिट के हैं उनका कोई प्रोजेक्ट 100 करोड़ से कम का नहीं है, तो 700 एम्प्लॉई हम हर प्रोजेक्ट में एम्प्लॉयमेंट देते हैं। और परोक्ष की बात करें, जैसा आपने कहा, 350 इंडस्ट्री हमसे कनेक्टेड हैं। जहाँ हमारा काम चलता है वहाँ ईंट भट्टा हो, सीमेंट उद्योग हो, जिप्सम उद्योग हो,
इस सबको रोजगार मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बजट के अलावा सरकार जो अन्य नीतियाँ हैं उनमें सरलीकरण करेगी, समाधान शीघ्र होगा और टाइम किल नहीं होगा। मेन दिक्कत राजस्थान में निवेश की समस्या है वो है अप्रूवल सिस्टम की। वो चाहे उद्योग लगाने की बात हो, जैसा जैन साहब ने कहा, एमपी के डेलीगेट यहाँ आए थे, हमारी मीटिंग हुई, हमारे एक साथी ने बताया कि मैं निवेश करना चाहता हूँ, अगले दिन उसको मिल गई अप्रूवल, और वहाँ पर उद्योग लगाने पर पर्यावरण के एनओसी डिपार्टमेंट खुद लेके आता है, जबकि राजस्थान में हमारे जूते घिस जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके टीवी के माध्यम से सरकार सरलीकरण करेगी। जैसा कि अरुण जी ने कहा कि जहाँ न पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी, तो मारवाड़ी में टैलेंट है, प्रतिभा है कि वो सारे उद्योग लगा सकते हैं और राज्य सरकार को अग्रिम पंक्ति के राज्यों में खड़ा कर सकते हैं। देखिए, प्रवासियों के लिए एक सम्मेलन, हम बिल्कुल अंतिम दौर में है इस कार्यक्रम के। मैं बहुत ही संक्षेप में मैं एक एक कमेंट आपके लेना चाहूँगा जैन साहब। मैं फिर वही कहूँगा कि जब तक इंडस्ट्री को कस्टमाइज पैकेज न दिया जाए, और जो इन्होंने घोषणा करी है विभिन्न नीतियों के बनाने की ना, रिप्स 2024 बनाएंगे, एमएसएमई पॉलिसी 2024 बनाएंगे और ये कॉन्क्लेव करेंगे, तो उस पॉलिसीज़ में जब तक अनुभवी उद्यमियों के सुझाव नहीं लिए जाएंगे तब तक ये सफल नहीं होगी। देखिए, अब स्टेट बजट तो आ गया, अब सेंट्रल बजट की तैयारी है। आगामी 23 जुलाई को सेंट्रल बजट माननीय वित्त मंत्री देश की पेश करेगी। मैं आपके चैनल के मार्फत ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जीएसटी की जो वन नेशन वन टैक्स की भावना थी, उसी के अनुरूप पेट्रोल डीजल जो कि इफेक्टिव फैक्टर है इंडस्ट्री चलाने के लिए, फाइनेंस एंड फ्यूल दो ही फैक्टर होते हैं इंडस्ट्री चलाने के लिए, ऐसे में फ्यूल को, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाया जाए। इलेक्ट्रिसिटी चार्जर जो है, जो राजस्थान में तीसरे चौथे नंबर पर देश में आज हाईएस्ट रेट है इलेक्ट्रिसिटी की, उसको भी जीएसटी में लाया जाए, वन नेशन वन टैक्स की, और जीएसटी की भावना तभी पूर्ण होगी। तो ये यहाँ पर राजस्थान चैम्बर के सभागार में काफ़ी जो प्रबुद्ध इंडस्ट्री के प्रतिनिधि हैं उन्होंने बजट पर चर्चा की है और ज़्यादातर ने इस बजट की सराहना की है। हालांकि इसमें ज़्यादातर पॉलिसीज़ की घोषणा की गई है। पॉलिसीज़ कब इम्प्लीमेंट होंगी और उनका ड्राफ्टिंग क्या होगी, प्रावधान क्या होंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। इसके बाद में ये इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करते हैं, तो ये सरकार के आगे ये रोड मैप के लिए ये बजट माना जा रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।